बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये अब हमारा चैप्टर नंबर 6 है, रेजिड्यूज एंड पोल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एमसीक्यूज के हवाले से खास तौर पे। तो हम इसमें ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, एक रेजिड्यू का कंसेप्ट है और एक जो है वो पोल्स हैं। तो इनको हम जो है वो इस चैप्टर में जो है वो डिस्कस करेंगे। अब इससे पहले स्टूडेंट्स हम जो है वो डिस्कस करके आए हैं कॉची-गॉर्सेट थ्योरम। अब कॉची-गॉर्सेट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी कि इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इंटीरियर टू एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर सी, यानी कि सिंपल क्लोज्ड कंटूर सी के ऊपर और उसके अंदर अगर तमाम पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन जो है वो एनालिटिक हो। एनालिटिक का मतलब यह है कि वहां पे डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करे, देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अराउंड द कंटूर इज जीरो। तो फिर जो है वो अराउंड द कंटूर जो है वो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? जीरो के इक्वल होती है। इफ होएवर द फंक्शन फेल्स टू बी एनालिटिक, अगर फंक्शन जो है वो एनालिटिक ना रहे एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इंटीरियर टू सी, ठीक है, तो फिर यहां पे फिर बात आ जाती है किसकी? एक स्पेसिफिक नंबर जिसको क्या कहते हैं? रेजिड्यू कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? रेजिड्यू कहते हैं। और इसकी कंट्रीब्यूशन है किसके अंदर? द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल उसके अंदर, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने किसको बात करनी है? रेजिड्यूज और पोल्स की बात करनी है। अब स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक जो है वो रेजिड्यूज है। इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीजें रिकॉल करते हैं। क्या हमने रिकॉल करना है? सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट कब हम कहेंगे कि ये पॉइंट जो है वो इसका सिंगुलर है? इफ एफ फेल्स टू बी एनालिटिक एट दैट पॉइंट, अगर जो है वो फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर एनालिटिक ना हो तो हम कहेंगे कि वो सिंगुलर पॉइंट है। बट इज एनालिटिक एट सम पॉइंट इन एवरी नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। और दूसरी ये बात है कि वो जेड नॉट के अलावा जितने भी नंबर्स हैं उन तमाम उसकी नेबरहुड में जितने भी नंबर्स हैं उसके ऊपर वो एनालिटिक हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। अब सिंगुलर में भी आगे एक है कि सिंगुलर पॉइंट जेड नॉट इज सेड टू बी आइसोलेटेड। कब हम उसको कहेंगे आइसोलेटेड? इफ देयर इज ए डिलीटेड नेबरहुड, वहां पे क्या हो? ये एक नेबरहुड हो। डिलीटेड नेबरहुड का मतलब ये है कि अगर हम जेड नॉट उसमें से निकाल दें, हम जो है वो क्या करें? जेड नॉट उसमें से जो है वो निकाल दें, तो उस नेबरहुड के अंदर वो जो है वो क्या हो? एनालिटिक हो। जेड नॉट के अलावा बाकी वैल्यूज के ऊपर जो है वो क्या हो? एनालिटिक हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड कहेंगे। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है जिसके अंदर ये फंक्शन है। फंक्शन क्या है? z प्लस 1 ओवर जेड क्यूब जेड स्क्वायर प्लस 1 हैज 3 आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स। इसके कितने आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हैं? 3। एक z इज इक्वल टू 0, 0 के ऊपर है, और दूसरा z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा के ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब 0 के अलावा या इसी तरह z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा के अलावा बाकी पॉइंट्स के ऊपर जो है वो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कह रहे हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में क्या है? द ओरिजिन इज ए सिंगुलर पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल ब्रांच। ये लॉग के चैप्टर में हम जो है वो तफसीलन बात करके आ चुके हैं, जिसमें हमने माइनस पाई से लेके पाई तक, यानी कि जब यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है उस फंक्शन को हमने जो है वो क्या कहा था? ये हमारे पास प्रिंसिपल ब्रांच है। क्या है? क्योंकि ये जो लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, ठीक है, इसके ये भी पीरियोडिक फंक्शंस हैं, यानी कि इनकी भी वैल्यूज जो हैं वो डेफिनेटली आगे जाके जो है वो क्या होती हैं? रिपीट होती हैं। तो इसके अंदर जो हमने एक स्पेसिफिक ब्रांच को जो है वो रिप्रेजेंट किया था माइनस पाई से लेके पाई तक ऑफ ए लॉगरिथमिक फंक्शन, इट इज नॉट हाउएवर एन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। अब ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है? सिंस एवरी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ इट contains ए पॉइंट ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी कि आप इसकी डिलीटेड नेबरहुड की बात करें, यानी कि जिसमें से हम क्या करें? ओरिजिन को निकाल दें। ओरिजिन को निकाल के अगर हम कुछ सर्कल जो है वो लगाते हैं, तो ये ओरिजिन के अलावा ये नेगेटिव वैल्यू को जो है वो कंटेन करती है, हालांकि इसके अंदर जो है वो नेगेटिव वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है।
इस वजह से। जैसा कि यहाँ पे ये देखें, ये फिगर में शो भी किया गया है कि ये हमारे पास जो है वो ओरिजिन को माइनस कर दें, तो ये आप डिलीटेड इसकी जो है वो नेबरहुड कर लें एप्सिलॉन। अब इस एप्सिलॉन के अंदर ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये देखें इसके अंदर ये नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव की तो इसकी भी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। आइसोलेटेड के लिए तो ये होता है कि उस पॉइंट के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज के ऊपर, नेबरहुड की तमाम वैल्यूज के ऊपर वो एनालिटिक हो। अब एक और एग्जांपल हम अगर कंसिडर करें, एग्जांपल नंबर 3, तो ये हमारे पास एक फंक्शन है 1/sin π/z। इसको आप ऑब्जर्व करें तो इसके सिंगुलर पॉइंट्स किसके ऊपर हैं, z = 0 के ऊपर है, और z को अगर हम 1/n पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा, और n की वैल्यू +-1 +-2 ये करें तो ऑल लाइंग ऑन द सेगमेंट ऑफ द रियल एक्सिस फ्रॉम z = -1 to z = 1। ईच सिंगुलर पॉइंट एक्सेप्ट z = 0 इज आइसोलेटेड। ठीक है, यानी कि z = 0 के अलावा तमाम वैल्यूज जो हैं वो आइसोलेटेड हैं, क्योंकि उनकी नेबरहुड के ऊपर जो है वो एनालिटिसिटी मौजूद है। लेकिन z = 0 की नेबरहुड के ऊपर जो है वो एनालिटिसिटी जो है वो मौजूद नहीं है। द सिंगुलर पॉइंट इज नॉट आइसोलेटेड बिकॉज एवरी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ द ओरिजिन कंटेन्स अदर सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। वो दूसरे सिंगुलर पॉइंट्स को भी जो है वो क्या करता है, कंटेन करता है। इसलिए जैसे इस एग्जांपल में स्टूडेंट्स ये शो किया गया है कि इसमें इसकी ये जो नेबरहुड है इसके अंदर 1/m जो है वो एक वैल्यू है, तो वो इसके अंदर जो है वो लाई करती है, और इसके ऊपर भी जो है वो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब स्टूडेंट्स हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि फर्ज करें z0 एक आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है किसी भी फंक्शन का, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर r2 कि f इज एनालिटिक एट ईच पॉइंट ऑफ z। अब ये इसकी जो है वो क्या होगी, डिलीटेड रीजन हो जाएगी, यानी कि नेबरहुड हो जाएगी। z - z0 mod 0 लेस देन z - z0 mod लेस देन r2। अब कॉन्सिक्वेंटली f ऑफ z इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लॉरेंट सीरीज, तो इसको हम लॉरेंट सीरीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब लॉरेंट सीरीज के स्टूडेंट्स दो पार्ट्स होते हैं, एक है टेलर सीरीज वाला पार्ट यानी कि जिसमें पावर पॉजिटिव रहती है, और दूसरा पार्ट जिसके अंदर पावर जो है वो क्या आ जाती हैं, नेगेटिव आ जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास दो कोएफिशिएंट्स हैं, एक an है और दूसरा जो है वो bn है, और an और bn की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंटीग्रल की फॉर्म में है। ठीक है जी, an और bn की रिप्रेजेंटेशन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है। अब bn जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर द कर्व c क्लोज कंटूर c f ऑफ z ओवर z माइनस z0 रेज टू पावर -n+1। ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। अब c क्या है, c इज एनी पॉजिटिवली ओरिएंटेड सिंपल क्लोज कंटूर अराउंड z1 एंड लाइंग इन द पंक्चर्ड डिस्क। इसको हम जो है वो पंक्चर्ड डिस्क भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो z0 शामिल नहीं है। अब फर्ज करें हम इसमें n की जगह पे 1 को रिप्लेस करते हैं, तो फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b1 इज इक्वल टू, इधर जो है वो 0 आ जाएगा, तो ये c f ऑफ z dz इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा b1 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 पाई आयोटा हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमें b1 का पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रल जो है वो लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम वहां पे लॉरेंट सीरीज के अंदर ऑब्जर्व करें तो 1/z माइनस z0 का जो कोएफिशिएंट है वो b1 है। ठीक है, इस b1 को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रेजिड्यू ऑफ f एट द आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट z0। ये z0 के ऊपर जो है वो क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट z0 के ऊपर रेजिड्यू है, और इसकी नोटेशन क्या होगी, RES रेजिड्यू z इज इक्वल टू z0 f ऑफ z। या हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि सिंपली b when the point z0 and the function f are clearly indicated to denote the b1। तो ये स्टूडेंट्स हमें जो है वो इससे रिलेटेड ये फिगर जो है वो शो की गई है। ठीक है, जिसमें हमने ये डिलीटेड रीजन ली थी
ठीक, जिसका रेडियस जो है वो R2 था। तो Z नॉट के अबाउट थी, तो Z नॉट के हवाले से हमने एक कर्व ड्रा की और उसके ऊपर इस इंटीग्रल की बात कर ली। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास इंटीग्रल की फॉर्म आई है, बहुत सारे इंटीग्रल्स हम इससे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे इंटीग्रल जो है वो इससे सॉल्व हो सकते हैं। अगर हमें जो है वो किसका पता हो, b1 का पता हो, तो जस्ट 2 पाई आयोटा से हमने उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन 2 प्रोवाइड्स ए पावरफुल मेथड फॉर इवैल्यूएटिंग सर्टेन इंटीग्रल्स अराउंड द सिंपल क्लोज्ड कंटूर्स। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है कि इसका हमने इंटीग्रल फाइंड करना है। और C क्या है, C इज पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल है, z-2 mod इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर आप इंटीग्रैंड को देखें, ये इंटीग्रैंड है 1/z इंटू z-2 रेज टू पावर 4। ये क्या है, ये दैट इज एनालिटिक एवरीवेयर, लेकिन z इज इक्वल टू 0 के ऊपर एनालिटिक नहीं है, क्योंकि z को 0 पुट करें तो ये अनडिफाइंड आ जाता है। इस तरह z इज इक्वल टू 2 के ऊपर भी ये एनालिटिक नहीं है। ठीक है जी। अब इट हैज ए लॉरेंट सीरीज रिप्रेजेंटेशन दैट इज वैलिड इन द पंक्चर्ड डिस्क। ठीक है, ये जो है वो ये डिस्क, इसको पंक्चर्ड कहेंगे। ठीक है, जिसके अंदर कोई पॉइंट अब अगर हम शामिल ना करें तो वो पंक्चर्ड होती है। अब हम जो है वो इक्वेशन 2 के मुताबिक, ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो इक्वेशन 2 है, ये वाली, ये क्या है, इक्वेशन 2 है। इसमें हमने b1 बेसिकली जो है वो फाइंड करना है। b1 कहाँ से आएगा, अभी हमने ऊपर पढ़ा लॉरेंट सीरीज से आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमें इसकी क्या लिखनी होगी, लॉरेंट सीरीज जो है वो लिखनी होगी। हम क्या बनाते हैं, इसकी लॉरेंट सीरीज बनाएंगे। उसके लिए ये देखें, हम मैक्लॉरेंट सीरीज जो है वो एक्सपेंशन पढ़ के आए हैं कि 1/1 - z जो है वो उसको इस तरह सीरीज की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है इंटीग्रैंड है वो ये है 1/z इंटू z-2 इसकी पावर 4। अब z-2 रेज़ टू पावर 4 को अलग रखते हैं। इसको z को जो है वो क्या लिखा जा सकता है, 2 + 2 + z-2, यानी कि हमने क्या किया, इसमें 2 ऐड भी कर दिया और 2 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। फिर क्या करते हैं, इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं और इधर जो है वो प्लस की जगह पे माइनस भी लगा देते हैं ताकि हमारी फॉर्म बन जाए। और ये जो सारा है जिसको मैं इनबॉक्स किया है, ये बेसिकली हमारे पास z है। अब हमने इसके ऊपर सीरीज लिखें तो इस z की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, -z-2/2 आ जाएगा, यानी कि इधर भी z की जगह पे क्या आ जाएगा, -z-2/2। अब माइनस है तो -1 रेज़ टू पावर n एक बनेगी चीज, ये वाली चीज आ गई -1 रेज़ टू पावर n, और z-2 रेज़ टू पावर n आएगा, और एक ये z-2 रेज़ टू पावर 4 है, ये 4 माइनस हो जाएगा ऊपर। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज की फॉर्म बनेगी वो ये वाली बन जाएगी। ठीक है जी। अब ये एक लॉरेंट सीरीज रिप्रेजेंटेशन आ गई है। इस लॉरेंट सीरीज को जो है वो अगर हम स्टूडेंट्स ओपन करें, हमें जो है वो b1 चाहिए, यानी कि 1/z-2 का फैक्टोरियल, z-2 का कोएफिशिएंट चाहिए। तो हम n की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, 3 को पुट कर देते हैं। n को जब 3 पुट करेंगे तो इधर क्या आएगा, माइनस आएगा, इधर 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, 2 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है 16, और ये b1 आ गया। b1 हमारे पास ये -1/16 आ जाएगा। जब आप इस सीरीज को ओपन करेंगे तो 1/z-2 इसका कोएफिशिएंट जो है वो b1 है और उसकी ये वैल्यू आ गई। तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या बनेगी, -π/8 आयोटा बन जाएगी। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये मसलन ये रेज़ टू पावर 1/z² dz, इसका इंटीग्रल जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। इसको हम पहले भी जो है वो प्रूव करके आ चुके हैं, इससे भी प्रूव करते हैं। अब c यहाँ पे क्या है, यूनिट सर्कल, z mod इज इक्वल टू z मॉडुलस इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब ये देखो 1/z², 1/z² एनालिटिक होता है हर पॉइंट के ऊपर, सिर्फ z के ऊपर नहीं या ओरिजिन के ऊपर नहीं है।
ठीक है, इसका मतलब ओरिजिन इसका क्या हो गया, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ठीक, अब हम जो है वो ये e रेज टू पावर 1/z² है, तो पहले हमें जो है वो मैक्लॉरन सीरीज e रेज टू पावर z उसको देखते हैं वो किसके इक्वल है। e रेज टू पावर z इज इक्वल टू 1 प्लस z/1 फैक्टोरियल प्लस z²/2 फैक्टोरियल प्लस z³ 3 फैक्टोरियल। अब इसको हम लॉरेंट सीरीज में लिखना चाहते हैं, तो हम जस्ट क्या करते हैं, ये जो z है इसकी जगह पे 1/z को z² को रिप्लेस कर देते हैं। ये 1 तो इसी तरह ही है, ये z ओवर ये क्या हो जाएगा, z की जगह पे 1/z² आ जाएगा, इधर z² की जगह पे 1/z रेज टू पावर 4 आ जाएगा एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ये देखो 1/z मिसिंग है, इसका मतलब 1/z का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 0 है। तो b1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। जब हम b1 की वैल्यू वहां पे 0 को पुट करेंगे तो वो इंटीग्रल हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, और यही हमने प्रूव करना था। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है जिसको कहते हैं कॉशीज रेजिड्यू थ्योरम। ठीक है, यानी कि जब आपके पास कोई भी फंक्शन हो और वो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, या दूसरे लफ्जों में उसके जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स हो। ठीक है, तो वो जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं वो मस्ट बी आइसोलेटेड। उसके लिए कॉशीज रेजिड्यू थ्योरम है और उसकी स्टेटमेंट आगे आ रही है। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट के लिए जो क्या है कि f क्या होना चाहिए, एनालिटिक ऑन c जो है वो पॉजिटिवली ओरिएंटेड होना चाहिए, और वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ऑफ f अराउंड c जो है वो क्या होता है, 2 पाई आयोटा टाइम्स द सम ऑफ द रेजिड्यू ऑफ द सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि कॉशीज रेजिड्यू थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हों तो उनके ऊपर अगर हमें इंटीग्रल फाइंड करना हो तो वो 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ द रेजिड्यूज का सम। हमारे पास स्टेटमेंट है इसकी थ्योरम की, लेट सी बी ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर डिस्क्राइब्ड इन पॉजिटिव सेंस। वही कंडीशन, इफ ए फंक्शन f इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन c एक्सेप्ट फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स, जिनको हम z के कह रहे हैं, k इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू n। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रल है ये क्या बनेगा, 2 पाई आयोटा सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n, और ये रेजिड्यूज हैं z के जितने भी हैं, मसलन अगर k की वैल्यू 2 है तो ये दो रेजिड्यूज होंगे, इन दोनों का जो है वो सम करके 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा। दिस इज नोन एज रेजिड्यू थ्योरम। जैसे स्टूडेंट्स ये एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल क्या है कि ओवर द क्लोज्ड कंटूर C ये हमें दिया गया है 5z - 2 ओवर z इंटू z-1। ठीक है, C क्या है, बेसिकली द सर्कल z मॉडुलस इज इक्वल टू 2, और इसकी सेंस क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज। अब इसको अगर हम इंटीग्रैंड को ऑब्जर्व करें तो इसकी दो सिंगुलरिटीज हैं, दो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हैं। कौन से, एक z इज इक्वल टू 0 और एक z इज इक्वल टू 1, और दोनों इसके कर्व के अंदर हैं। z मॉडुलस इज इक्वल टू 2, वो जो हमारे पास सर्कल बनता है, ये फर्ज करें हमारे पास सर्कल बनता है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सर्कल के अंदर है। अब हम क्या कर सकते हैं, इनके रेजिड्यूज जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, z इज इक्वल टू 0 के ऊपर रेजिड्यू फाइंड करें और उसका नाम जो है वो b1 कह लेते हैं, z इज इक्वल टू 1 के ऊपर रेजिड्यू फाइंड करें उसको जो है वो b2 कह लेते हैं, और इसमें हमारी मैक्लॉरन सीरीज जो है वो हेल्पफुल होगी। ठीक है, यानी कि 1/1 माइनस z हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 प्लस z स्क्वायर एंड सो ऑन। अब हम जो इंटीग्रैंड है उसको लिखें और उसकी कन्वर्जन इसके मुताबिक करते हैं, सीरीज की फॉर्म में हमने इसको लेके आना है। अब हम क्या करते हैं, ये जो इसमें एक पोर्शन है उसको अलग कर लेते हैं, ये जो z-1 वाला है इसमें से भी माइनस कॉमन लें तो -1 ओवर z-1 की बजाय हम 1 माइनस z लिख लेंगे। फिर इस z को अलग डिवाइड करें तो ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 5 - 2 ओवर z आ जाएगा, और ये जो 1/1 माइनस z है इसकी सीरीज को पुट कर देते हैं। सिर्फ इसके साथ नेगेटिव साइन है तो वो हर नंबर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ये इसके लिए जो है वो फिगर शो की गई है। अब स्टूडेंट्स इसमें अगर हमें तो 1/z का कोएफिशिएंट चाहिए, तो अब ये देखें -2/z जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/z आएगा। इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट जो है वो क्या बनता है, 2 बनता है। तो फिर हमारे पास वैल्यू जो है वो b1 की वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी कि b1 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। अब हमने b2 फाइंड करना है। दोबारा हम इसको इसी तरह लिखते हैं और इसके अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, इसे z-1 की फॉर्म बना लेते हैं। वो कैसे, इसे जो है वो मैं क्या करता हूँ, इसमें -3 ऐड भी कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, फिर 5 कॉमन लिया और ये z-1 की फॉर्म बन गई। क्या बन गई, z-1 की फॉर्म बन गई। तो इसको तो डिवाइड करें तो ये 5 + 3/z-1 है। इसको उसी तरह बायनॉमियल सीरीज से क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। 1/1 + z-1 है तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। 1/1 + z की बेसिकली सीरीज हमको यूज करेंगे और z की जगह पे z-1 को रिप्लेस कर देंगे। अब इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, तो ये जो 3/z-1 है जी, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका ये 1/z-1 बनेगा और इसका कोएफिशिएंट 3 है, तो यानी कि b2 किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। अब रेजिड्यू थ्योरम को यूज करें तो उसमें क्या था कि 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा सम ऑफ द रेजिड्यूज। दो रेजिड्यूज हैं, एक b1 है और एक b2 है। b1 + b2 ये क्या आ जाएगा, 10 पाई आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है यूजिंग ए सिंगल रेजिड्यू। सिंगल रेजिड्यू को जो है वो यूज करके जो है वो क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना। If the function f in Cauchy's residue theorem is in addition analytic at each point in the finite plane exterior to C, it is sometimes more efficient to evaluate integral of f around C by finding a single residue of a certain related function. अब इसके लिए ये हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि if a function f is analytic everywhere in the finite plane except for a finite number of singular points इंटीरियर टू ए पॉजिटिवली ओरिएंटेड सिंपल क्लोज्ड कंटूर C, तो फिर ये इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, 2 पाई आयोटा रेजिड्यूज z इज इक्वल टू 0 1/z² f ऑफ 1/z। ठीक है, 1/z² f ऑफ 1/z। अब ये सिंगल रेजिड्यू मेथड हम स्टूडेंट्स इस एग्जांपल के ऊपर जो पहले भी हम सॉल्व करके आ चुके हैं इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। f ऑफ z किसके इक्वल है, 5z - 2/z इंटू z-1 और सर्कल हमारे पास क्या है, z मॉडुलस इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें इसमें सिंगुलैरिटी कहाँ पे थी, z इज इक्वल टू 0 के ऊपर, z इज इक्वल टू 1 के ऊपर। हम क्या करते हैं, इसको उस फार्मूले के मुताबिक लिखें तो 1/z² f ऑफ 1/z लिखा जाएगा। ठीक है जी, 1/z² f ऑफ 1/z। तो हमने क्या करना है, जहां पे भी z है उसकी जगह पे 1/z को जो है वो रिप्लेस कर देना है और 1/z² से मल्टीप्लाई भी कर देना है। ठीक है जी, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/1/z। इसका मतलब इसका जो कोएफिशिएंट है 1/z का वो क्या है, वो 5 है। ठीक है जी, तो 5 इसके अंदर पुट करें तो ये देखें जो अलग-अलग हमने वहां पे क्वेश्चन किया था, b1 b2 आया था, एक 2 आया था, एक 3 आया था। अब यहाँ पे उसका सम आ गया है 5, तो ये हमने सिंगल रेजिड्यू को जो है वो यूज किया। अब हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 0 ऑफ द फंक्शन। इनके रेजिड्यूज हमने फाइंड करने हैं। 1/z + z², इस तरह z cos of 1/z, z - sin z/z, cot z/z raised to power 4, sin hyperbolic z/z raised to power 4, 1 - z²। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इनके रेजिड्यूज जो हैं वो यहाँ पे फाइंड करेंगे। रेजिड्यूज का मतलब ये है कि हम इनको लॉरेंट सीरीज की फॉर्म में लिखेंगे। लॉरेंट सीरीज में 1/z का जो कोएफिशिएंट है वो बेसिकली क्या कहलाता है, रेजिड्यू कहलाता है। तो वो हम जो है वो फाइंड करते हैं।
अब स्टूडेंट्स हमने इन क्वेश्चंस के अंदर रेजिड्यू जो है वो फाइंड करना है, और रेजिड्यू आप लोगों को पता है 1/z का कोएफिशिएंट होता है लॉरेंट्ज सीरीज के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लॉरेंट्ज सीरीज की फॉर्म में लिखते हैं। उसके लिए 1/z को कॉमन लेते हैं और ये क्या आ जाएगा 1/1 + z, और 1/1 + z की सीरीज हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। और ये क्या होती है कि अल्टरनेटिंग पोजीशंस के ऊपर प्लस माइनस आएगा, ये 1 - z + z² - z³ + so on। अगर 1 - z हो तो ये तमाम वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव ही आती हैं। फिर 1/z से अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये देखें ये टर्म है जो कि हमारे पास 1/z है और इसका कोएफिशिएंट 1 के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिड्यू एट z = 0 जो कि कोएफिशिएंट ऑफ 1/z है वो 1 के इक्वल आ गया। यही हमें फाइंड करना था। फिर नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, cos z था। cos ये जो z इंटू cos ऑफ 1/z है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले cos z की सीरीज को लिख लेते हैं और cos z जो है वो हमारे पास इसके इक्वल है। अब आप z की जगह पे 1/z पुट करें और बाहर z से मल्टीप्लाई कर दें। ये z किया और अंदर जो है वो 1/z से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम z से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये देखें ये जो 1/z का कोएफिशिएंट है वो -1/2 फैक्टोरियल है, यानी कि -1/2 है। इसका मतलब z = 0 के ऊपर जो रेजिड्यू है 1/z का वो -1/2 है। फिर स्टूडेंट्स ये हमने फाइंड करना थी z - sin z/z। इसका मतलब sin z की यहाँ पे हम सीरीज को जो है वो रिप्लेस करेंगे। ये हमारे पास sin z की सीरीज है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। और इसको हम सिंप्लीफाई करें, माइनस से मल्टीप्लाई करें, z से कैंसिल हो जाएगा, फिर 1/z पे डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स लास्ट में हमारे पास ये सीरीज आ जाती है। अब इसमें 1/z है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1/z का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो हमारे पास रेजिड्यू है वो किसके इक्वल है, वो 0 के इक्वल है। ये नेक्स्ट हमारे पास है cot z/z⁴। cot z को क्या लिख सकते हैं, cos/sin लिख सकते हैं। cos की सीरीज का भी हमें पता है और sin की सीरीज का भी हमें पता है। यहाँ पे क्या किया उसने, फैक्टोरियल्स को जो है वो खत्म करके उनकी जो वैल्यूज हैं वो आगे लिख दी हैं। अब हम क्या करेंगे, cos z और sin z दोनों की सीरीज की वैल्यूज को जो है वो पुट कर देंगे। अब ये हमारे पास फिर स्टूडेंट्स क्या आ गया, cos z/sin z की सीरीज ये बन गई, ठीक है, प्लस so on। अब हम फिर z⁴ पे जो है वो इसे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ गया। इसमें ये देखिए ये 1/z है और 1/z का कोएफिशिएंट क्या है, -1/45। इसका मतलब इसका रेजिड्यू क्या बनता है, -1/45 बनता है एट z = 0। अब नेक्स्ट हमने रेजिड्यू फाइंड करना है स्टूडेंट्स, sin हाइपरबोलिक z/z⁴ 1 - z²। तो sin हाइपरबोलिक z की सीरीज का हमें पता है, 1/1 - z की सीरीज का भी हमें पता है। इसका मतलब इसको हम क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, 1 - z इंटू 1 + z, या फिर 1 - z² की सीरीज को जो है वो डायरेक्ट अप्लाई किया। अब यहाँ पे हमारे पास ये दो चीजें आ गई, sin हाइपरबोलिक z और 1/1 - z²। ये sin हाइपरबोलिक z की सीरीज है और ये 1/1 - z² की सीरीज है, ठीक है जी। इसको हमने कैसे फाइंड कर लिया, 1 - z की सीरीज का हमें पता था तो जस्ट z की जगह पे z² को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मजीद हम जो है वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये सीरीज आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, z⁴ पे डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड किया तो हमारे पास ये सीरीज बन गई। इसमें ये देखिए ये 1/z है और 1/z का कोएफिशिएंट 7/6 है। इसका मतलब z = 0 के ऊपर इसका जो रेजिड्यू बनता है स्टूडेंट्स वो 7/6 है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है यूज काशीज रेजिड्यू थ्योरम टू एवेल्युएट द इंटीग्रल ऑफ दीज फंक्शंस, और सर्कल उसने दिया है z मॉडुलस = 3 और सेंस कौन सी दी है, पॉजिटिव सेंस में। इनके हमने क्या फाइंड करने हैं, काशीज रेजिड्यू थ्योरम को जो है वो यूज करके हमने इनके इंटीग्रल्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। और इंटीग्रल फाइंड करने के लिए बेसिकली स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड करने हैं, इनके रेजिड्यूज फाइंड करने हैं। रेजिड्यूज का सम करेंगे रेजिड्यू थ्योरम के मुताबिक तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएंगे। तो इनको सॉल्व करते हैं। तो इस स्टूडेंट्स में इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या है, z mod = 3 यानी कि सर्कल
जिसमें जो है वो इसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस √3 के इक्वल है। रेडियस जो है वो 3 के इक्वल है, सॉरी रेडियस किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। अब यहाँ पे ये देखें, हमें जो है वो क्या करना है, इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। तो हमें क्या चाहिए फिर, z = 0 के ऊपर इसका रेजिड्यू चाहिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखते हैं। उसमें 1/z को स्क्वायर को ऐसे रहने दें, e⁻⁻z की सीरीज लिख लें, फिर z स्क्वायर पे डिवाइड कर दें। इसमें आप ये देखें, ये 1/z है और 1/z का कोएफिशिएंट -1 है। इसका मतलब ये है कि इसका रेजिड्यू क्या आएगा, -1 आएगा। अब रेजिड्यू थ्योरम के मुताबिक क्या आएगा, 2πi आयोटा और साथ रेजिड्यूज का सम, क्योंकि ये एक ही वैल्यू के ऊपर इसका पोल मौजूद था तो वो -1 आ गया। तो इस तरह इसका आंसर क्या आ गया, -2πi आयोटा आ गया। इस तरह ये अगर हमें स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रल फाइंड करना है तो ये z स्क्वायर e⁻1/z है। तो पहले हम e⁻1/z इसकी सीरीज लिखेंगे और फिर z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें रेजिड्यू फाइंड करना है। रेजिड्यू क्या होता है, 1/z का कोएफिशिएंट। तो ये 1/z का कोएफिशिएंट है, वो 1/3 फैक्टोरियल है। 1/3 फैक्टोरियल क्या होता है, 1/6 होता है। अब हमने क्या करना है, रेजिड्यू थ्योरम यहाँ पे जो है वो यूज करना है। और रेजिड्यू थ्योरम जो है वो यूज करने के लिए 2πi आयोटा और साथ रेजिड्यू आ जाएगा वो 1/6 है। तो इसका आंसर आ गया π/3 आयोटा के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है और इसको भी रेजिड्यू थ्योरम से जो है वो हमने सॉल्व करना है। तो जब हमने स्टूडेंट्स इसको फैक्टराइज किया तो इसमें हमने देखा कि इसके दो पोल्स हैं, एक z = 0 के ऊपर है और एक z = 2 के ऊपर है। ठीक है, तो दोनों के ऊपर हम इसके क्या फाइंड करेंगे, रेजिड्यूज फाइंड करेंगे। z = 0 पे फाइंड करने के लिए अब ये देखो, सबसे पहले हम z + 1/z को अलहदा करते हैं और ये 1/z - 2 है। इसमें से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक तो नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं और 2 भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 - z/2 आ जाएगा। इधर हम z पे अलग-अलग डिवाइड कर दें तो 1 + 1/z आ जाएगा और बाहर माइनस आ गया था तो 1/2, पहले ही ये 1/2 भी इधर 2 से कॉमन भी लिया था तो ये -1/2 आ गया। अब हमने करना क्या है, इसकी सीरीज लिख लेनी है। 1/1 - z/2 की सीरीज ये आ जाएगी। ये -1/2 से हमने पहले ही इसको मल्टीप्लाई किया हुआ था। अब हमने दोनों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब जब हम स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें, ये -1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा z/2 से, तो -1/4 -1/4z आ जाएगा। बल्कि 1/z का कोएफिशिएंट हमें फाइंड करना है। तो ये -1/2 से तो कोई भी कोएफिशिएंट नहीं बन रहा, 1/z सिर्फ इससे बनेगा और वो क्या है, -1/2 1/z। ये 1 से मल्टीप्लाई होकर -1/2 आएगा, इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट -1/2 ही है। फिर z = 2 के लिए बात करें तो हम इसकी सीरीज को इसके मुताबिक लिख लेंगे, z - 2। अच्छा, अब z को क्या लिखेंगे, 2 ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, फिर 2 इसमें से कॉमन ले लिया और इसकी फिर सीरीज लिख दी। ये हमारे पास सीरीज आ गई है। अब हमने क्या करना है, इस सीरीज को ओपन कर लेना है, फिर इससे जो है वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे ये देखें, हमारे पास 1/z - 2 1/z - 2 कहाँ पे बनता है, ये आप ये 3/2 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब ये जो 3/2 है ये इसका कोएफिशिएंट बन गया, ये रेजिड्यू है। तो पहले हमारे पास -1/2 आया था, इसमें 3/2 आया है, दोनों को ऐड करेंगे, 2πi आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2πi आयोटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया उस तरह भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन इसमें वो कह रहा है कि यूज द थ्योरम इन्वॉल्विंग ए सिंगल रेजिड्यू, यानी कि इसको हमने सिंगल रेजिड्यू, ज़्यादा रेजिड्यूज हैं लेकिन हमने सिंगल रेजिड्यू से इसको सॉल्व करना है। इसमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं, तीनों के आंसर्स भी मौजूद हैं, लेकिन हम इन तीनों को जो है वो क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब इसमें ए पार्ट है स्टूडेंट्स, वो क्या है, z⁵1 - z³। इस जो सिंगल के लिए हमने ये कहा था कि हम फाइंड किया करेंगे 1/z² f(1/z). तो इसमें 1/z² तो बाहर रहने दें, इसमें z की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1/z पुट कर देंगे, फिर 1/z² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा।
अब इसमें से -1/z रेज़ टू पावर 4 ये कॉमन है, बाकी 1/1 - z³। तो 1/1 - z की सीरीज में लिख के उसमें z की जगह पे z³ रिप्लेस कर देते हैं, फिर -1/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया हमारे पास 1/z, और इसका कोएफिशिएंट क्या है, -1 है। इसका मतलब ये हुआ कि -1 रेजिड्यू आ गया, 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दे तो -2 पाई आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स ये बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या है कि f(z) इसके इक्वल है 1/1 + z²। तो इसमें भी आप 1/z² फार्मूले का है, z की जगह पे 1/z पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। फिर हम इसकी जो है वो प्रॉपर फॉर्म बना के इसकी सीरीज लिख लेंगे। अब इसमें ये देखें 1/z जो है वो मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट 0 होगा, तो रेजिड्यू की जगह पे 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स सी पार्ट में f(z) क्या है, 1/z के इक्वल है। तो फिर हमारा फार्मूला क्या था, 1/z² f(1/z), तो z की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 1/z पुट करना है, ठीक है। और फिर 1/z से मल्टीप्लाई भी कर देना है, तो ये हमारे पास 1/z ही आ जाएगा। और इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इसका मतलब रेजिड्यू 1 होगा, तो ये 2 पाई आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक आएगा दी 3 टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।